हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। होप आप बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। हमारे जो चैनल पे प्रीवियस 2 लेक्चर का मैंने अभी वीडियोस अपलोड किया 12 वालों के लिए। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स आपने अलजेब्रा का स्टडी किया होगा, उसका सारा नोट्स आपके पास होगा। डॉट्स को भी हम लोग देखेंगे। जो बच्चा डॉट्स कर रहा है मैं व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट में उसको सॉल्व करके भेज रहा हूँ। आज हम लोग एक नए चैप्टर का बात करने वाले हैं, रिलेशन। मैं आपको बता दूं कि रिलेशन और फंक्शन 12 का काफ़ी स्पेशल टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जब तक आप इस दोनों चैप्टर को आप सही से नहीं जान पाएंगे ना, कैलकुलस में वो फीलिंग नहीं आने वाली है। मतलब कैलकुलस को फिल करने के लिए, कैलकुलस को सही से क्वेश्चन करने के लिए रिलेशन और फंक्शन चैप्टर को अच्छा करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसे टॉपिक्स की बात हम लोग कर रहे हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें मेमोरेबल भी है। कुछ चीज़ों को हमेशा मेमोरी के अंदर रखना पड़ता है। प्रैक्टिस तो है ही, साथ में मेमोरी भी रखना होता है हमें। तो आज हम लोग सबसे पहले रिलेशन में कुछ बेसिक चीज़ों का बात करेंगे। बेसिक मीन्स जो क्लास 11 के सेट से जो टर्म बराबर हम लोग यूज़ करने वाले रिलेशन में, उन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा 2 मिनट में डिस्कस कर दूं, ताकि आप उन सारी चीज़ों से 11th की चीज़ों से अगर अपडेट हो जाएंगे। मुझे पता है अगर आपने 11th स्टडी किया होगा तो ये सारा चीज़ क्लियर होगा। तो अगर आप इन चीज़ों को अगर आप क्लियर कर लेंगे तो फिर रिलेशन चैप्टर को सही से जान पाएंगे। जैसे मैं अगर बात कर लूँ सबसेट का, एक टर्म यूज करेंगे हम लोग, सबसेट। सेट आप जानते हैं, सेट किसी भी अल्फ़ाबेटिकल सिंबल का कलेक्शन या किसी नंबर का कलेक्शन, सेट बोलते हैं उसको हम लोग। सेट क्लास 11 का, उसको एक बार उलट के हमें देख लेना है। तो पहला एक टर्म है सबसेट। सपोज करिए ए सबसेट होगा बी का। 2 सेट का मैं बात कर रहा हूँ, ए और बी का। ए सबसेट होगा बी का कब? जब ए का सारा एलिमेंट बी में होगा। ए का सारा एलिमेंट बी में होगा। और आप देखो इसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या है। ए का सारा एलिमेंट बी में होगा। नीचे में आपको एक लाइन दिख रहा होगा, ये इक्वलिटी होल्ड करने का बात करता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी में एलिमेंट सेम सेम हो। जैसे ए के अंदर में 1 2 3 हो, बी के अंदर 1 2 3 हो, तब भी सबसेट हो जाता है। तब दोनों सेट एक दूसरे का सबसेट होगा। ए बी का सबसेट है अगर ए का सारा एलिमेंट बी में है। चलिए इस एग्जाम्पल को आप देखिए। ए में 1 2 3 है, बी में 1 2 3 4 है। ए का टोटल एलिमेंट बी के अंदर दिख रहा है। उसके बाद इन चीज़ों के बाद हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सबसेट का नंबर। सबसेट का नंबर, किसी भी सेट में अगर एलिमेंट आपके पास दिया हो, एलिमेंट उसके अंदर हो, तो पता कैसे कर पाएंगे इसका कितना सबसेट होगा। उसके लिए यहाँ रिजल्ट है, मैं पहले एक रिजल्ट को लिखा है। ए कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट्स है, तो ए के सबसेट का नंबर हो जाएगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn। और इसका रिजल्ट 2 का पावर n होता है। ये क्लास 11 के कम्बिनेशन का रिजल्ट है। NC0 का मीनिंग आप जानते होंगे, n में से नो सिलेक्शन, मतलब n में से किसी को लिया ही नहीं, एम्प्टी सेट, जो नीचे एग्जाम्पल में दिखेगा आपको। NC1 का मतलब n में से किसी एक को लेकर के सिलेक्ट किया। NC2 का मतलब n में से किसी 2 को सिलेक्ट किया, या लास्टली n में से सारा एलिमेंट ले लिया। जैसे सामने की एग्जाम्पल है और इसका रिजल्ट 2 का पावर n है। हालांकि हम लोग को इस बात को मेमोरी में रखना है, 2 टू दी पावर n। इसी से हम लोग सबसेट का नंबर क्लियर कर लेंगे। अब जैसे मैं बात कर लूँ यहाँ पर ए के अंदर में 2 एलिमेंट है, ए बी, तो ए का यहाँ पे सबसेट का नंबर 4 होगा, 2 का पावर 2। उस रिजल्ट से 4 होगा। अब वो चारों कैसे लिखा मैंने, देखिए। पहला एम्प्टी सेट, दूसरा सिर्फ एक एक करके बात करेंगे तो ए आएगा, फिर बी आएगा, और लास्ट में ए बी आ जाएगा। यानी टोटल 4 सबसेट है। टोटल 4 सबसेट है। तो ये एम्प्टी का क्या मतलब है कि आपने 2 में से किसी को लिया ही नहीं, यानी 2C0, 2 में से नो सिलेक्शन। ए और बी का ये मतलब है कि 2 में से आपने एक एक करके सिलेक्ट किया। सिलेक्शन, कम्बिनेशन का मतलब ही सिलेक्शन होता है। और ये ए बी का मतलब 2 में से दोनों ले लिया, 2C2। इसी रिजल्ट को मैंने यहाँ मेंशन किया है, और इसका रिजल्ट होगा 2 का पावर 2, देयरफॉर 4। 4 सबसेट आपको दिख रहा होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इन चीज़ों को नोट कर लेना है, इसका नोट सही से बन जाना चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ों का। अगर आपने क्लास 11 में सेट को देखा है तो उन चीज़ों को एक बार रिवाइज कर दिया, जो नोट्स होगा आपके पास। नेक्स्ट है कार्टेशियन। इसकी भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। रिलेशन को जब आप लिखोगे तो उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और आपको पता होना चाहिए, इसमें एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, है ना। ऑर्डर्ड पेयर
ऑर्डर्ड पेयर। अगर मैं बात करूं, अगर किसी 2 नंबर या 2 एलिमेंट को आप जब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में इनक्लोज करोगे, कॉमा से सेपरेट करोगे, ये ऑर्डर्ड पेयर है। किसी भी जिसको आप कोऑर्डिनेट बोलते हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल टर्म में ये कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, या अगर न्यूमेरिकली अगर हम लोग बात करें तो अगर मैं इसका अगर सेट थ्योरिकल नेम की बात कर लूँ तो ये ऑर्डर्ड पेयर है, या इसको डबलेट्स के नाम से भी जानते हैं, डबलेट्स। एक्चुअल में ऑर्डर्ड पेयर में मतलब सेट का जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो इसमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब देख लीजिए थ्रू द एग्जाम्पल आ जाते ताकि ये चीज़ अपडेट हो जाए। सपोज करिए अगर ए के अंदर में 1 2 है, बी में अगर ए बी है, अगर आप ए क्रॉस बी का बात करोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो किस तरीके से लिखना है ये देखिए। 1 के साथ ए का पेयर 1a, 1 के साथ बी का पेयर, 2 के साथ ए का पेयर, 2 के साथ बी का पेयर, ये ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इस तरीके से आना पड़ेगा। मतलब 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट है, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट होगा ना वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में होगा। मतलब एलिमेंट हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में दिखेगा, कुछ इस तरीके से। दूसरी बात मैं एक और बात डिस्कस कर दूँ आपको, जैसे यहाँ पर ए के अंदर में 2 एलिमेंट था, बी के अंदर में 2 एलिमेंट था, इसके अंदर में 4 एलिमेंट है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए भी यहाँ से एक रिजल्ट भी है जो ध्यान में हमें रखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अगर आपको ये पता करना है कि ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, उसके लिए आप ए में कितना एलिमेंट है इसको देखिए, बी में कितना एलिमेंट है इसको देखिए, दोनों का प्रोडक्ट निकालिए तो इसका एलिमेंट टोटल आ जाएगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट पड़ती है हम लोगों को इस चैप्टर को जानने के लिए। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। फिर जैसे जैसे अगर किसी बेसिक प्रीवियस 11th से अगर कुछ रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो उस चीज़ों का हम डिस्कशन करते चले जाएंगे। रिलेशन, चलिए मैं पहले इसको डिफाइन कर दूं कि ये है क्या। मैथमेटिकल रिलेशन का क्या मतलब है। हम लोग नॉर्मल लाइफ में तो कई सारे रिलेशंस को देखते हैं, चाहे वो फादर और सन के बीच का रिलेशन हो, चाहे वो मदर और फादर के बीच का रिलेशन हो, तो ढेर सारा रिलेशन है। बट यहाँ पे मैथमेटिकल रिलेशन का क्या मतलब है, उसके क्या कंडीशंस है, उन चीज़ों को हमें जानना है। सपोज कर लिया, सपोज ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए और बी 2 सेट है, सेट में नॉन एम्प्टी सेट है, ऐसा नहीं कि खाली होना चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट रहना नेसेसरी है। ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन a relation, चलिए उस रिलेशन को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, चूंकि रिलेशन भी एक सेट ही है तो कैपिटल तो लेना ही होगा हमें। रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। चलिए मैं थ्रू द एग्जाम्पल इस डेफिनेशन को क्लियर कर दूं। ऐसे मैंने लिखा कि अगर ए और बी अगर 2 सेट है और अगर कोई रिलेशन आर ए से बी जा रहा है ना, या बी से ए जा रहा है, वो भी अलग अलग शर्त है। ए से बी और बी से दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर कोई रिलेशन ए से बी जाएगा तो वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट। अब सबसेट टर्म, क्रॉस टर्म, ये सारा कुछ मैंने अभी देखा है। चलिए थ्रू द एग्जाम्पल आ जाते हैं। एक क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, write a relation R from A is equals to 1 to 3 to B is equals to 3 4 5। डिफाइंड एज, रिलेशन को कैसे डिफाइन किया गया, मतलब रिलेशन का क्या शर्त है। डिफाइंड एज R is equals to XY, R इज इक्वल्स टू एक्स वाई। रिलेशन को कैसे डिफाइन किया वो जानते हैं हम लोग। वेयर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। मैं आपको इस टर्म के इस क्वेश्चन में बहुत कुछ क्लियर कर दूं। सबसे पहला बेसिक चीज़ आप जानिए,
रिलेशन को मैंने यहाँ आर लिखा है जो ए से बी जा रहा है। ए के अंदर में एलिमेंट आपको दिख रहा होगा 1 2 3, बी के अंदर एलिमेंट है 3 4 5, रिलेशन ए टू बी जा रहा है। रिलेशन को डिफाइन कैसे किया गया है, क्या शर्त पूरा करेगा रिलेशन, कैसे किसी पेयर को इसमें लिखेंगे, उसके लिए सामने के स्टेटमेंट है, याद रखिए इसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ रिलेशन के नाम से जानते हैं। इसी को जो सेटिस्फाई करेगा ना वो पेयर इसके अंदर आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ रिलेशन। इसी पे सारा कुछ वेस्ट होगा, यानी एक्स उस पेयर को लेंगे जिसके दोनों एलिमेंट का सम 8 होना चाहिए। चलिए आइए डेफिनेशन के थ्रू आते हैं। अगर रिलेशन आपका ए से बी जा रहा तो आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अगर कोई रिलेशन ए से बी जा रहा तो वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो पहला काम हमारा ये होगा कि हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी अभी मैंने सीखा था, ए के अंदर में 1 2 3 है, इधर 3 4 5 है, तो बताइए क्रॉस करेंगे तो 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 3 3 4 3 5, इस तरीके से आ गया। बच्चे इसके अंदर में टोटल 9 एलिमेंट है, 3:3 हो जाएगा। तो अब 9 एलिमेंट में हमें ये देखना है रिलेशन में सिर्फ उसी पेयर को लेना है जिसमें दोनों एलिमेंट का सम, जो ऑर्डर्ड पेयर का जो एलिमेंट होगा उसका सम 8 होना चाहिए। तो मैं अगर फर्स्ट पेयर का अगर बात करूँ, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का, तो इसका सम 1 + 3 4 हो जा रहा है, यानी 8 नहीं हो रहा तो इसको नहीं लेना है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसके शर्त को, इस रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 1 और 4 को ऐड करेंगे 5 हो रहा है, तो इसमें सारे एलिमेंट्स को हम लोग बारी बारी से चेक कर लेंगे। तो लास्ट वाला एलिमेंट हमें 3 5 दिख रहा है, यानी रिलेशन में सिर्फ एक ही पेयर आएगा, वो है 3 5। इस दोनों को ऐड करके 8 हो जाना चाहिए। अब आपके दिमाग में इट में भी हो सकता है क्वेश्चन आएगा कि 4 4 क्यों नहीं लिया आपने, 4 + 4 भी तो 8 हो जा रहा है, 4 + 4 भी तो 8 हो जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई रिलेशन ए से बी जाएगा तो सिर्फ वो ए क्रॉस बी के एलिमेंट को प्रेफर करेगा, यानी उसके अंदर से एलिमेंट को सर्च करना, उसका सबसेट होता है। बाहरी किसी भी पेयर को इन्वॉल्व नहीं करना हमें रिलेशन के अंदर। ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा ना उसी को आप रिलेशन बोलते हो। इस तरीके से आएंगे। इसी में जब बात होगा रिलेशन इन ए सिंगल सेट, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे अभी मैंने बात किया कि रिलेशन ए से बी जा रहा है, दो अलग अलग सेट का बात किया, कभी कभी सिंगल सेट का बात होगा, है ना। तो यहाँ से टर्म है रिलेशन इन ए सिंगल सेट, रिलेशन इन ए सिंगल सेट लेट कर लिया। आर बी द रिलेशन, आर कोई रिलेशन है ऑन द सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर कोई रिलेशन में सिंगल सेट का बात हो, मतलब ए पर डिफाइन हो या सिर्फ बी पर डिफाइन हो, तो उसी का सेल्फ क्रॉस करना है, मतलब ए के साथ ए का क्रॉस करना है, और फिर उसमें से हम लोग पेयर को ढूंढेंगे कौन सा पेयर उस रिलेशन के स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए मैं इसको भी एक थ्रू द एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू आते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन डिफाइन करता हूँ, लेट कर लिया। ए के अंदर में अगर 1 2 3 है, सिंगल सेट का बात हो रहा है। आगे दिया राइट द फॉलोइंग रिलेशंस डिफाइन ऑन ए। रिलेशन को कुछ इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। इसमें पहला है R1 इज इक्वल टू एक्स वाई, है ना, जहाँ पे x और y का सम 9 से ज़्यादा होना चाहिए, इसका स्टेटमेंट डाल दिया। सेकेंड है R2 इज इक्वल टू एक्स वाई, जहाँ पे x - y इज एन इंटीजर होना चाहिए। तीसरा रिलेशन है R3। चलिए मैं इस पहले 2 को डिस्कस करूँ, उसको हम लोग टाइप के अंदर ले आएंगे। पहला और दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगर आप इसमें अगर बात करोगे, सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा कि सेट हमारा क्या, ये हमें देखना है।
सेट में ए का बात हो रहा है और ए में सिर्फ 3 एलिमेंट है 1 2 3। चूँकि रिलेशन सेट ए पर डिफाइन हुआ है तो वो ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा। तो पहला काम ये कि आप ए क्रॉस ए निकाल लीजिए। अभी थोड़ा सा हम लोग लिख के बाद में हम लोग थ्रू द रूल्स भी आने वाले हैं। तो ए क्रॉस ए में कुछ एलिमेंट इस तरह से बनेगा, उसको चेक कर लेना है। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब बारी बारी से दोनों R1 और R2 को चेक करेंगे कौन कौन सा रिलेशन का किस किस पेयर कौन कौन सा पेयर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं फर्स्ट का R1 का अगर मैं बात कर लूँ फर्स्ट रिलेशन का, तो ये बोलता है कि उस पेयर को लेना है जिसका सम 9 से ज़्यादा होगा। x + y 9 से ज़्यादा होना चाहिए, 9 से बड़ा होगा। तो आप अगर आप इसको ऐड करोगे 2 आ रहा है, इसको तो पहले रिजेक्ट करिए आप, ये रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा है, इसके स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब आप इन सारे एलिमेंट्स को चेक करोगे तो आपको दिखेगा कहीं पर भी 9 तो है ही नहीं। इसका मतलब R1 एक ऐसा एलिमेंट रिलेशन है जिसके अंदर नो एनी एलिमेंट, ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, मतलब R1 इम्पिटी है। और आगे हम लोग जानने वाले इसको हम लोग इम्पिटी रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कोई रिलेशन जिसमें कोई भी मेंबर नहीं आएगा, सारा का सारा खाली होगा, ब्लैंक होगा, कोई भी पेयर सेट का सबसेट का वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो उस रिलेशन को हम लोग इम्पिटी रिलेशन के नाम से जानते हैं। अगर मैं इसी में R2 का अगर बात कर लूँ, बोलता है उस पेयर को लेना जिसके दोनों एलिमेंट का डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। जब आप इसको चेक करोगे 1 और 1 का डिफरेंस 0 है, दैट इज इंटीजर। 1 - 2 करोगे -1, वो भी इंटीजर। 1 और 3 का डिफरेंस लोगे -2, वो भी इंटीजर। देखोगे ये सारा एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है। यानी R2 एक ऐसा रिलेशन है जिसमें A क्रॉस A का सारा कुछ आ जाता है, मतलब A क्रॉस A का सारा एलिमेंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसके शर्त को पूरा कर रहा है। इस रिलेशन को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन के नाम से जानते हैं। और मैं आपको बता दूं, इम्पिटी और यूनिवर्सल रिलेशन ये दोनों रिलेशन का एक्सट्रीम कंडीशन है, मतलब जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ सारा कुछ आ गया। इस दोनों का कंबाइंड नेम ट्रिवियल रिलेशन के नाम से जानते हैं हम लोग। ट्रिवियल रिलेशन मतलब ऐसा रिलेशन जो इम्पिटी यूनिवर्सल दोनों हो सकता है, उसको हम लोग ट्रिवियल बोलते हैं। इस तरह से 2 कंडीशन है। इसके बाद हम लोग 12 वाले जो टाइप है ना, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन चीज़ों का एक अच्छा सा नोट्स बना लेना। जब आप 2-3 बार इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे नोट्स को, तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फिर आप 12 के चैप्टर को आप सही से जान पाएंगे। कुछ बेसिक नोट्स है जो हमें ध्यान में रखना है। जैसे अगर सपोज करिए R कोई रिलेशन है AB, है ना, मतलब R एक रिलेशन जिसका एलिमेंट AB है, तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं ARB। इसको हम लोग पढ़ते हैं A इज रिलेटेड टू B, मतलब A रिलेटेड है B से। इसको ऐसे ना लिख के इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं A इज रिलेटेड टू B। अगर सपोज करिए, मान लीजिए अब इसी में अगर मैं बात कर लूँ, कभी अगर ऐसे लिखा हो, सेकंड पॉइंट है, इसका मतलब होता है, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB नॉट बिलोंग्स टू R। इस टर्म को हम लोग पढ़ेंगे A इज नॉट रिलेटेड टू B। A इज नॉट रिलेटेड टू B, A B से रिलेटेड नहीं है। तीसरा जो हमारा टर्म है, थर्ड जो हमारा टर्म है, नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशंस are from A to B is equals to नंबर ऑफ रिलेशंस R कोई रिलेशन है, उसमें कितने नंबर्स, कितना डिफरेंट रिलेशन हो सकता है जो A से B जा रहा है, इज इक्वल्स टू 2 का पावर m इंटू n। अब आप बोलोगे ये m क्या है, n क्या है, तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे सेट A के अंदर में एलिमेंट का नंबर m है, सेट B के अंदर में एलिमेंट का नंबर n है ना। A में कितना एलिमेंट है, B में कितना एलिमेंट है, उसको आप देखिए।
उनका प्रोडक्ट निकाल के 2 के पावर में डाल देना है। वैसे भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर कोई रिलेशन ए से बी जा रहा था, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। और आप जानते हो कि अगर ए में अगर m एलिमेंट है, बी में अगर n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में mn एलिमेंट होगा। दूसरी बात, सबसेट का नंबर मैंने 2 के पावर में डाला था mn डालने के लिए। और जब इसी में सिंगल सेट में बात हो, जैसे अगर क्वेश्चन 4th है, मान लीजिए अगर ए का अगर बात हो, सिर्फ नंबर ऑफ रिलेशन ऑन द सेट ए जहां पे ए के अंदर में एलिमेंट का नंबर n होगा, मतलब ए के अंदर में एलिमेंट का नंबर n होगा, तो उसको 2 का पावर n इंटू n यानी 2 का पावर n स्क्वायर लिख सकते हैं आप। इसको इस तरीके से आ सकते हैं। उसके बाद एक और जो बेसिक चीज़ है ना, उसको मैं डिस्कस कर दूं। डोमेन, रेंज और कोडोमेन है ना, एक टर्म है, यहाँ से ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन इन चीज़ों को एक बार डिस्कस कर दूं। जैसे अगर सपोज करिए, थ्रू द एग्जाम्पल हम लोग सारा कुछ देख लेते हैं। मान लीजिए ए अगर कोई सेट है जिसमें 1 2 3 है, बी एक सेट है जिसमें 3 4 5 है, ए और बी सामने आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आर एक रिलेशन है जिसमें मान लीजिए 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए और 3 5 आ जाए। किसी शर्त के कारण ये 3 एलिमेंट अगर सपोज करिए आ गया, तो इसमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या मैं डिस्कस कर दूँ। था बहुत आसान चीज़ है ये क्लास 11 का ही। पहला अगर जब आप डोमेन का अगर बात करोगे ना, तो डोमेन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन है, मतलब इसका जो एलिमेंट का जो ग्रुप बनेगा ना, सेट बनेगा, वो डोमेन होगा। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। यानी इसमें 1 1 3 है, तो आपको पता है सेट में एक एलिमेंट दोबारा नहीं होना चाहिए, 1 और 3 आएगा। 1 1 को आप दोबारा नहीं लिखेंगे, मतलब कोई भी एलिमेंट दोबारा अपीयर नहीं होना चाहिए सेट के अंदर। दूसरा, अगर आप रेंज का बात करोगे, तो सेकेंड जो एलिमेंट होगा ना, ये रेंज बनेगा 3 4 5। सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर। और तीसरा टर्म है कोडोमेन। अगर कोई रिलेशन ए से अगर बी जा रहा है ना, तो सेट बी को कोडोमेन बोलेंगे, सेट बी को कोडोमेन बोलेंगे। ये डेफिनेशन हमें आगे जस्ट लाइक फंक्शन में जाएंगे तो वहाँ भी हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। रिलेशन अगर ए से बी जाएगा तो सेट बी कंप्लीट कोडोमेन कहलाएगा। बाकी डोमेन और रेंज वो रिलेशन के स्टेटमेंट पे, उसके एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। यानी इस बात को आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि अगर सपोज करें रिलेशन अगर इस तरह से हो, तो ये डोमेन, ये रेंज, इस तरीके से आ जा सकता है। इन सारे टॉपिक्स को जानने के बाद हम लोग का 12 का सेक्शन स्टार्ट होता है। तो मैं थोड़ा आज टर्म को डिस्कस कर दूं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके डिटेल्स को जानेंगे। डिफरेंट, हालांकि जब आप 12 के टॉपिक की बात करोगे तो यहीं से स्टार्ट ही हो रहा है। एनसीईआरटी की अगर बात कर लो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, पहला जो हम लोग जानने वाले हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। दूसरा जो हमारा टाइप है रिफ्लेक्सिव।
तीसरा जो हमारा टाइप है सिमेट्रिक। फोर्थ जो टाइप है ट्रांजिटिव। और इस तीनों, ये तीनों जहां पे एकड़ करेगा ना उसको इक्विवेलेंस बोलते हैं। इक्विवेलेंस। हालांकि इसमें एक टाइप और हम डिस्कस करेंगे, एंटी सिमेट्रिक। ये हमारे 12 का सेक्शन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन सारे चीज़ों को डिटेल्स हम देखने वाले हैं। रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है। जब आप इस 3 चीज़ों को जान दोगे तो 12 का चैप्टर इजीली आप कमांड कर सकते हैं। तब तक बस स्टडी करते रहिए। आज के लेक्चर का नोट्स बनाइए जा करके, सारे थ्योरीज को कई बार पढ़िए। फिर अगर हो पॉसिबल हो तो 11th की बुक को देखिए आप। 11th की बुक का जो रिलेशन चैप्टर है उसको कवर करने का प्रयास करिए, या फिर सेट का रिवीजन कर लिए तो ये चैप्टर अच्छे से जान पाएंगे। और मैंने बता दिया है स्टार्टिंग में भी आपको, क्योंकि आपका 12 का जो सिलेबस है उसमें कैलकुलस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैलकुलस को सही से जानने के लिए इन सारे चैप्टर को कवर करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।